नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ओमान और भारत की जो सनातन संस्कृति है, उनकी प्राचीन कड़ियों पर। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है, वो पुरातत्व, इतिहास, धर्म, इन सब स्रोतों से मिलकर बनी है। बिल्कुल। और ये कहानी प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर इब्राहिमी धर्मों के आने तक जाती है। जी। तो देखते हैं कि इन दो अलग-अलग जमीनों पर बसी सभ्यताओं में क्या कुछ मिलता-जुलता था और क्या एकदम अलग था। बिल्कुल, और ये पड़ताल असल में दिखाती है कि हजारों साल पहले भी दुनिया कितनी कनेक्टेड थी। ओमान, जिसे शायद उस जमाने में मगन कहते थे, मगन? अच्छा। तो उसका सिंधु घाटी से व्यापार था। और ये देखना भी दिलचस्प है कि भाई आस्था कैसे पनपी, समाज कैसे बना, इन सवालों से दोनों जगह कैसे जूझी। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। प्रागैतिहासिक काल। हाँ। ओमान में आपने बताया नवपाषाण काल। हाँ। करीब 10,000 ईसा पूर्व। हाँ, लगभग तब से। हाँ। और ये दिलचस्प है कि अरब में पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों में से ये एक है। अच्छा, और तटों पर भी बस्तियां थीं? जी, रास अल हमरा जैसी जगह है, वहाँ मछुआरों की बस्तियां थी और उनकी तकनीकें भी काफी उन्नत थी मछली पकड़ने की। फिर आया कांस्य युग, मतलब लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास। तब बाथ, अल खुतम जैसी जगहों पर वो बड़ी बड़ी मीनारें और मकबरे बने। हाँ, वो मधुमक्खी के छत्ते वाले मकबरे हैं ना? जी। मैंने पढ़ा था इनके बारे में। वही, और ये दिखाते हैं कि समाज कितना व्यवस्थित हो गया था, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। सही बात है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें ओमान यानी मगन का जिक्र मिलता है। ओह, किस तरह से? तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में तांबे के एक बड़े स्रोत के तौर पर। तांबा? तो मतलब ओमान से तांबा जाता था मेसोपोटामिया? हाँ, ऐसा लगता है। और फिर रास अल जिन्ज नाम की जगह पर सिंधु घाटी की स्टाइल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अरे वाह, ये तो सीधा लिंक हो गया। बिल्कुल, ये एकदम पक्का सबूत है ओमान और दक्षिण एशिया के बीच सीधे संपर्क का। और ये सब तब हो रहा था जब भारत में हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। कमाल है। तो व्यापार तो खूब था, पर उनकी आस्थाएं कैसी थी? मतलब इस्लाम या ईसाई धर्म आने से पहले? देखिए, तब ओमान में जैसे बाकी प्राचीन अरब में था, ज्यादातर प्रकृति पूजा और कई देवताओं को मानने का रिवाज था। अच्छा। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तूफान के देवता, और हाँ, पूर्वजों की पूजा भी होती होगी। लोबान के पेड़ जो ओमान में इतने खास हैं, शायद उनको भी पवित्र मानते हो। लोबान तो आज भी बहुत अहम है वहाँ। बिल्कुल, और जैसे मक्का में स्थानीय देवता थे, वैसे ही यहाँ भी अपने अपने कबीलों के देवता रहे होंगे। और अगर भारत से तुलना करें उस समय की, वैदिक काल से? हाँ, तो भारत की जो वैदिक वेदांतिक परंपरा है, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व, वो भी प्रकृति आधारित और बहुदेववादी थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, ये सब देवता थे। हाँ, ये नाम तो सुने। लेकिन फर्क ये था कि भारत में वेदों के जरिए इसे एक तरह से कोडिफाई कर दिया गया, व्यवस्थित रूप दे दिया गया। पूर्वजों की पूजा यानी पितृ पूजा भी काफी औपचारिक थी। तो मतलब दोनों जगह प्रकृति और देवताओं में आस्था थी, पर भारत में थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर था। हाँ, कह सकते हैं। दोनों मानते थे कि ब्रह्मांड को दैवीय शक्तियां चला रही हैं, पर उनके तरीके, उनकी कहानियां अलग-अलग थीं। और ये पूजा पाठ, रीति रिवाज रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते थे? सेहत वगैरह के लिए क्या करते थे? ओमान में अंदाजा है कि बारिश के लिए अनुष्ठान होते होंगे, फसल कटने पर त्योहार होते होंगे, नखलिस्तानों के पास शायद पवित्र मेले भी लगते हों। और सेहत के लिए जड़ी बूटियां जैसे लोबान, मुर्र, इनका इस्तेमाल होता था। और तावीज वगैरह भी पहनते होंगे बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, बुरी नजर और जिन वगैरह का कॉन्सेप्ट? हाँ, बीमारियों को सिर्फ शारीरिक नहीं मानते थे। वहीं भारत में देखे तो वैदिक यज्ञ थे, जैसे अग्निहोत्र। ये बड़े विस्तृत अनुष्ठान थे जिनमें आग में आहुति दी जाती थी, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए। और आयुर्वेद भी तो इसी दौर में विकसित हुआ। जी हाँ, आयुर्वेद एक पूरी चिकित्सा प्रणाली के तौर पर उभरा और यहाँ भी बीमारियों को कर्म या भूत प्रेत जैसी चीजों से जोड़ा जाता था। तो ये दिलचस्प है कि दोनों जगह बीमारी का एक आध्यात्मिक पहलू भी था। वास्तुकला की बात करें तो ओमान में वो कांस्य युग के टावर और मकबरे तो थे ही, और आपने वो अरेबियन स्टोनहेंज का जिक्र किया था। हाँ, वो धोफार में मिला है हाल ही में। करीब 2000 साल पुराने पत्थर के खंबे हैं, गोल आकार में लगे हुए। त्रिलिथॉन कहते हैं उन्हें। 2000 साल। और भारत में वास्तुकला वैदिक वेदियों से शुरू होकर धीरे धीरे बड़े बड़े मंदिर परिसरों में बदली, जिनमें गर्भगृह होता है, ऊंचे शिखर होते हैं।
मंदिरों का डिजाइन भी तो काफी सिंबॉलिक होता है ना, मंडल, स्वस्तिक। बिल्कुल। ज्यामितीय मंडल और स्वस्तिक जैसे प्रतीक आम हैं जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को दिखाते हैं। स्वस्तिक ओमान में तो नहीं मिलता, लेकिन एक चीज कॉमन थी। क्या? दोनों संस्कृतियों में इमारतों को दिशाओं के हिसाब से अलाइन किया जाता था। ये दिखाता है कि उन्हें सूरज और चांद के मूवमेंट की अच्छी समझ थी। सही है। अब ये सब ज्ञान, चाहे वो वास्तुकला का हो या धर्म का या व्यापार का, ये सहेजा और आगे कैसे बढ़ाया जाता था? यहाँ जरूर बड़ा अंतर होगा। हाँ बिल्कुल। प्राचीन ओमान में ज्ञान ज्यादातर मौखिक था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर था, जैसे समुद्री सफर का हुनर, जो उनके लिए बहुत जरूरी था। हाँ, समंदर किनारे जो थे। धातु गलाने की तकनीक, खासकर तांबा, और सिंचाई की वो मशहूर अफलाज प्रणाली। अफलाज, हाँ सुना है। कमाल की इंजीनियरिंग है वो। जी, लेकिन ये सब व्यवहारिक ज्ञान था, लिखित रूप में ज्यादा कुछ नहीं था इस्लाम आने से पहले। फिर अरबी भाषा आई और ओमान इबादी विद्वत्ता का केंद्र बना। और भारत में? भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। ज्ञान की परंपरा बहुत पुरानी और ग्रंथ आधारित थी। वेद पहले मौखिक रूप से याद रखे जाते थे, पूरी सटीकता के साथ, फिर लिखे गए। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को ऐसा व्यवस्थित किया कि उन्हें आज भी भाषा विज्ञान का जनक मानते हैं। हाँ, अष्टाध्यायी। और गणित में शून्य की खोज, खगोल विज्ञान, ये सब बहुत उन्नत था। शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। तो मूल अंतर यह है कि सनातन ज्ञान ग्रंथ आधारित था, दार्शनिक रूप से व्यवस्थित था, जबकि ओमान का स्वदेशी ज्ञान इस्लाम आने तक ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद कबीलाई था। और व्यापार? व्यापार ने कैसे जोड़ा? तांबा और लोबान ओमान से जाता था। हाँ। और भारत से मसाले, सागौन की लकड़ी जैसी चीजें आती थी। इतना ज्यादा मेलजोल था कि भारतीय सिक्के जैसे रुपए ओमान में चलते थे। अच्छा, रुपए चलते थे वहां। जी। फिर इतिहास ने करवट ली, इब्राहिमी धर्म आए। हाँ, ओमान में ईसाई धर्म की एक पुरानी शाखा, नेस्टोरियन ईसाई धर्म, 5वीं सदी तक पहुंच गया था। सोहर नाम की जगह पर तो 424 ईस्वी में एक बिशप भी नियुक्त थे, इस्लाम से पहले। हाँ, इस्लाम से पहले। लेकिन फिर इस्लाम बहुत तेजी से आया, लगभग 630 ईस्वी में, पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही। और ओमान ने इसे जल्दी अपनाया और इबादी इस्लाम का एक मजबूत केंद्र बन गया। इबादी इस्लाम, ये क्या है? ये इस्लाम की एक शुरुआती शाखा है जो सुन्नी और शिया से थोड़ी अलग है। ओमान आज भी इसका मुख्य केंद्र है। और भारत में इन धर्मों का आगमन कैसे हुआ? भारत में भी ईसाई धर्म बहुत पुराना है। सेंट थॉमस की परंपरा तो 1ली सदी ईस्वी की मानी जाती है। हाँ, केरल में। जी, बाद में नेस्टोरियन और दूसरे चर्च भी आए। इस्लाम भी 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ केरल तट पर पहुंचा। लेकिन उसका फैलाव धीरे धीरे हुआ। हाँ, उसका व्यापक असर या कहें राजनीतिक प्रभाव बहुत बाद में आया, जब उत्तर भारत में सल्तनतें बनी, लगभग 12वीं सदी के बाद। तो ओमान में इस्लाम का अपनाना बहुत तेज और लगभग पूरी आबादी में हुआ। जबकि भारत में वो हिंदू संस्कृति के साथ साथ रहा, एक तरह से सह-अस्तित्व में। बिल्कुल, ये एक बड़ा फर्क है दोनों जगहों के इतिहास में। और अगर आज की स्थिति देखें, मतलब धार्मिक बनावट, आज ओमान मुख्य रूप से इबादी मुस्लिम देश है। लगभग 75 से 90% आबादी। वहाँ सीमित धार्मिक स्वतंत्रता है। कुछ चर्चेज और 2 हिंदू मंदिर भी हैं जो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन वो ज्यादातर प्रवासी लोगों के लिए हैं। हाँ, मस्कट में है वो मंदिर। जी। और भारत, जैसा हम जानते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लगभग 80% आबादी हिंदू है, पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी भी है, करीब 14%। और सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों के लोग हैं। और यहाँ प्राचीन परंपराएं भी जीवित हैं। मंदिर उत्सव, वैदिक अनुष्ठान। हाँ, वो सब समाज का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ओमान और सनातन संस्कृति हजारों साल पहले व्यापार और कुछ हद तक मिलती जुलती मान्यताओं जैसे बहुदेववाद से जुड़े थे। हाँ, वो शुरुआती कनेक्शंस तो थे। लेकिन फिर ज्ञान को सहेजने के तरीकों में और बाद में इब्राहिमी धर्मों को अपनाने के रास्ते पर दोनों ने काफी अलग अलग राहें चुनी। बिल्कुल, ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और एक सवाल मन में आता है, क्या अगर हम साझा प्रतीकों को और गहराई से देखें, जैसे शायद सर्प या जुड़वा देवताओं की कहानियां जो कई संस्कृतियों में मिलती हैं, या फिर पुराने जमाने के डीएनए का विश्लेषण करें, तो क्या इन 2 दूर की सभ्यताओं के बीच और भी गहरे अनकहे रिश्ते सामने आ सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद भविष्य की खोज हमें इसका जवाब दे। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। धन्यवाद।